टेटनस क्या होता है? टेटस जी अतीक भाई। सर सॉरी, आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी, मेरा नेट थोड़ा सा यहाँ पे वीक है। व्हाट इज इंशाल्लाह ताला सर, वो टेटनस? सुबह जो आपने किया था इंशाल्लाह आई विल डू इट। अभी व्हाट मैं इज, जितना कर सकता हूँ इंशाल्लाह करूँगा। आज डे इज माय मुझे फर्स्ट डे, तो थोड़ा मुझे सा ये बताएं, मुझे इंशाल्लाह विद बताएं पैसेज कि ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बिकम बेटर। अब आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है कि उनको मसला है। सुहेब आप बताओ टेटनस क्या होता है? व्हाट इज टेटनस? Sir, tetanus is a disease caused by the organism Clostridium tetani. It occurs when the tetanus toxoid enters the body through the skin नहीं, abrasion or skin wound. टेटनस टॉक्साइड थोड़ी बोन बॉडी में एंटर होता है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है? Clostridium tetani. ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है, तो वो क्या करता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई? सर ये उसके बाद दो तरह के सिक्रेट करता है टॉक्सिन जो कि पेरिफेरल नर्व्स पे इफेक्ट करते हैं। कौन कौन सा बैक्टीरिया होते हैं, सॉरी कौन कौन से वो होते हैं टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया मुंह से निकल के? टेटनोस्पैज्मिन और दूसरा कौन सा होता है? टेटिनोलाइसिन। ठीक है, तो जो टेटनोलाइसिन है वो क्या करता है और टेटनोस्पैज्मिन क्या करता है? नाम से ही पता लग रहा है ना, लाइसिन, तो वहां पर लाइसिस करेगा वो माइलिन की करेगा। हाँ, वो एरिया को सारे को डैमेज करेगा ना। ठीक है जी, और टेटिनोस्पैज्मिन जो है वो मसल्स की स्पैज्म कराएगा, जैसे कि फेशियल मसल्स की कराएगा, राइसेस सार्डोनिकस उसको कहते हैं। और नहीं देखो मेरी बात सुनो, वो मसल की पैरालिसिस नहीं करता। ठीक है, वो मसल्स की पैरालिसिस नहीं करता, वो इनहिबिशन को खत्म करता है ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। स्पैज्म करता है सर मसल्स की। नहीं, तो वही यही होता है ना कि जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, यानी कि आप समझ लेंगे ये दादा अब्बू के कंट्रोल को खत्म कर देता है। ठीक है, दादा अब्बू ने घर में डिसिप्लिन कायम करना है, तो जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये उनकी रिलीज को रोक देता है। ठीक है, जब दादा अब्बू का कंट्रोल नहीं होगा तो सब अकड़ जाएंगे, सारे मसल्स अकड़ जाएंगे। समझ आई बात? दो टॉक्सिन्स हैं, एक टेटनोलाइसिन है, वो लोकली वहां पे एरिया को डिस्ट्रॉय करता है और उन कंडीशंस को वो ऑप्टिमाइज करता है कि जिसमें बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, समझ आ गई बात? ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में वो ये करेगा कि वो टेटनोस्पैज्मिन जो है ना, वो बेसिकली मेन कल्प्रिट होगा जो टेटनस के सिम्टम्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, वो क्या करेगा कि वो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को करेगा जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, तो जब इनहिबिटरी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो इनहिबिटरी सिस्टम है, जब वो खत्म हो जाएगा तो जो सारे मसल्स स्पैज्म में चले जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इसमें इसके बैक्टीरिया के बारे में क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए? अगर आपसे मैं पूछूं कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो ये एनारोबिक होते हैं और पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैसिलस एनारोबिक। और इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? स्पोर फॉर्मिंग। ठीक है, तो ये यूजुअली कहाँ से कोई जो मतलब आप समझ लें कि ये जो जहाँ पर भी कोई वुंड होगा, कोई क्या नाम है लैसरेशन होगी, वहां से ये एंटर होगा। ठीक है, तो जो इसकी जो स्पेशल कंसिडरेशन होती है ना, वो होती है कि
ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये क्या नाम है उसका, जो ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट है उसके अंदर ये इसका बहुत क्रिटिकल होता है, ये बच्चों के अंदर भी बच्चों में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, अपने माइक्स को प्लीज म्यूट रखें। ठीक है, अच्छा तो अब इसके जो है वो रूट ऑफ एंट्री में, मतलब हमने बता दिया ना कि ये स्पेशल जो है वो आपको, और इन एडिशन टू एनी सर्जरी, है किसी भी सर्जिकल पेशेंट में, कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट है, इसलिए कहते हैं ना कि कोई भी बंदा घर से बाहर गिर जाए तो कहते हैं उसको फौरन जाके टेटनस का इंजेक्शन लगवा लें, तो वो ATS का जो इंजेक्शन लगवाते हैं वो इसीलिए लगवाते हैं। ठीक है, अच्छा बाकी है कि बर्न्स, अल्सर्स, गैंग्रीन, स्नेक बाइट, एबॉर्शन, ठीक है, और चाइल्ड बर्थ, और मतलब तो ये इसके सारी। अच्छा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है तकरीबन? 3 to 21 days. एवरेज कितना होता है? Every 7 days. 7 डेज होता है। ठीक है, अच्छा अब इसके फीचर्स पे आ जाए, तो इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं? सर इसमें प्रोड्रोम होता है, फीवर, मलेज और सर फेजिया, और साथ उसके बाद शुरू में ये फीचर्स होते हैं, फिर हेडेक, और उसके बाद नहीं, जो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना, जो आपने वहां पर आपसे टेबल बाय वे में भी अगर पूछ रहे हैं या वैसे आपको किसी को भी एक्सप्लेन करना है, तो जो मेन फीचर्स होते हैं वो क्या नाम होते हैं? कुछ नाम बोले सर जाते हैं। वो होता है, अपोस्टोटोनस होता है, और पेरिफेरल है, राइसस सार्डोनिकस है, और ओपिस्टोटोनस है। एक बंदा बताए जी आप बताओ, ये Vivo 1906 कौन है भाई? ये राबिया है? राबिया, ठीक है। ठीक है, तो आप मतलब बेसिकली उसके अंदर ओपिस्टोटोनस, राइसस सार्डोनिकस, ट्रिस्मस जिसको लॉक जा भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, जो बाकी आप जो चीजें बता रहे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स और कौन कौन से होते हैं? सर ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है इनके अंदर। वेरी गुड, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो इनके अंदर होती है। ठीक है, अच्छा और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं सर? और इनके अंदर ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जब होती है तो उसकी वजह से क्लिनिकली होता क्या है ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से? सर इसमें एरिथमियास हो सकते हैं, पेशेंट जो है ना सडन कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, और ये आप सिर्फ एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बता रही हैं, और सिस्टम्स पे क्या इफेक्ट होता है? और सिस्टम्स में इसका ये है सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये होता है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से लेके रिस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी पैटर्न, और फिर उसके अलावा एयरवे जो है सिक्रीशंस, जब फिर ARDS डेवलप कर लेते हैं, और अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी फेलियर। रीनल सिस्टम पे ये होता है कि रीनल हाई कार्डियक आउटपुट, रीनल फेलियर होता है। एक सेकंड देखें, ये जो आप बातें बता रही हैं ना, ये तो ICU के अंदर प्रोलॉन्ग स्टे की वजह से होता है। हम इस वक्त उसके प्योर क्लिनिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्योर क्लिनिकल फीचर्स जो है ना, वो इसके अंदर मसल, मतलब बेसिकली आपने एक बता दिया ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, दिस इज वन थिंग, दिस इज एक्सेप्टिव आपकी बात हो गई। उसके बाद इसमें न्यूरोलॉजिकल, इसमें कन्वर्जन्स होते हैं। ठीक है जी कन्वर्जन, और बेसिकली स्पैज्म होते हैं सर, स्पैज्म एंड कन्वर्जन। कोई भी ट्रिगर आएगा और उसके अंदर स्पैज्म हो जाएगा। ठीक है, यस, और मतलब लाइक ये कि तो triggers and voice, light, any sudden change in the position, and that's why they should be nursed in a cool, calm, dark place. अच्छा, और एक और बात ये कि इसके अंदर ये जो होती है ना, आर्च सी पोजीशन बन जाती है, ये क्यों बनती है? Sir, due to spasm of the paravertebral muscles, जो है ये बनती है। इसमें ना वो उसके लिए कहा जाता है कि ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स ग्रुप दोनों, यानी कि एंटी दोनों ग्रुप का स्पैज्म हो जाता है। जी सर। ठीक है, तो इसकी वजह से जो स्पैज्म, अब क्योंकि इसी से इनका आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है,
तो यहीं पर ही अगर बता दें कि स्पैज़म्स को ख़त्म करने के लिए आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, जो कन्वल्शंस के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ सकता है, क्योंकि जनरलाइज्ड आईसीयू केयर तो सेम है। जो इसका मेन जो बैक्टीरिया है उसकी ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवाई देते हैं? मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं 500 milligram for 7 to 10 days. Another option is benzyl penicillin 1.5 2 grams जो है वो देते हैं सर। इसके अलावा सर जो जनरल केयर ये है कि जहाँ जो वुंड है या जो कॉज है जहाँ पे ट्रॉमा हुआ है उसकी रिप्राइवमेंट होनी चाहिए, और उसके अलावा ह्यूमन एंटी टेटनस। अच्छा, अब ये जो है ना, ये एक्सप्लेन करेगा कौन कि इसकी एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है और एक पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी कैसे दी जाती है और पैसिव इम्यूनिटी कैसे दी जाती है? देखें, एक दिया जाता है इम्यूनिटी तो वैक्सीन से होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं सर। नहीं, एक मिनट, एक बंदा वॉलंटियर करे वो बताएगा। नुसरत बताओ, अगर पता है तो सही तरह बताओ, और जो दूसरा बंदा है वो सुने और इसकी करेक्शन करे। जो मुझे सर जो 150 यूनिट पर केजी जो इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं विद इन 24 आवर्स, तो सर ये पैसिव इम्यूनिटी के लिए देते हैं। पैसिव इम्यूनिटी के लिए देते हैं, अच्छा। तो फिर एक्टिव कैसे होती है? ये टेटनस टॉक्साइड है, ये क्या चीज होती है? टेटनस टॉक्साइड ये सर कोई हॉट से में हम कुछ सीरम लेते हैं, ये टेटनस टॉक्साइड वो है। नहीं, टेटनस वो तो ये टेटनस टॉक्साइड जो है ना, किल ऑर्गेनिज्म होता है। देगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक्टिव देंगे। सर टेटनस टॉक्साइड ही जो एक्टिव इम्यूनिटी कराता है, ये किल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ये इसमें जो है ना उसके टॉक्सिन्स होते हैं टेटनस टॉक्साइड, इसलिए टेटनस टॉक्साइड कहलाता है। इससे एक्टिव इम्यूनिटी होती है, और जो हम एंटी टेटनस सीरम देते हैं सर वो पैसिव इम्यूनिटी की होती है। एंटी देखें, जब लगता है जो इमरजेंसी में इंजेक्शन लगता है वो कौन सा होता है? सर एटीएस लगता है ना, एंटी टेटनस सीरम, वो पैसिव इम्यूनिटी होता है। आफ्टर एक्सपोजर लगता है ना सर, इस वजह से पैसिव इम्यूनिटी होता है वो। पैसिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है। और एक्टिव इम्यूनिटी के लिए टेटनस टॉक्साइड होता है, ठीक है जी सर। सर प्रेगनेंसी में लगाते हैं खासतौर पे, ये प्रेगनेंसी में लगाते हैं, और जो बच्चों में लगाए जाते हैं, जो उनकी वैक्सीनेशन की जो बीसीजी जो उनकी जो बच्चों की पैदाइशी वैक्सीन होती हैं उनमें भी जो लगाई जाती है वो टेटनस टॉक्साइड होता है, ठीक है जी सर। तो हेल्थ केयर वर्कर्स को एक्चुअली अपना जो है वो फ्रीक्वेंटली लगाते रहना चाहिए, ताकि उसके, क्योंकि हम लोगों को रिस्क ज्यादा होता है ना, एक्सपोजर ज्यादा होता है तो हमारा रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया, वुंड का हो गया, क्लीनिंग हो गई, और आपका एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी हो गई, एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है। बाकी इसके अंदर आईसीयू की सारी केयर को आपने नहीं भूलना। जो हमने फास्ट हग की बात की थी, जो न्यूट्रिशन की बात की थी, जो मसल रिलैक्सेशन की बात की थी, जो वेंटिलेटर सपोर्ट की बात की थी, वो बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि सब कुछ बताते हुए आप ये भूल जाएंगे, ठीक है। स्पैज्म के लिए, स्पैज्म के ट्रीटमेंट के लिए इन एडिशन टू बेंजोडाइजिपीन, मसल रिलैक्सेंट्स जो दी जाती है, वो एक बैक्लोफेन दिया जाता है, और इवन हाँ जी, भी दे सकते हैं इसके अंदर, और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग चीजें देते हैं, और उसके साथ आपकी मैग्नीशियम सल्फेट आपने बता दिया, बैक्लोफेन भी दी जाती है, सेंट्रली एक्टिंग ये मसल रिलैक्सेंट होता है, ठीक है। और इवन इसके अंदर आपको डेंट्रोलिन का भी नाम लेना है, ठीक है। जब किसी भी चीज से नहीं इफेक्ट हो रहा तो डेंट्रोलिन भी देने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। बाकी आपने इसको केयर, जो तमाम आईसीयू की केयर है वो हम लोगों ने सुबह डिटेल से डिस्कस की है, वो सारी इसके अंदर आएगी, ठीक है। और अगर इसको मैनेजमेंट आप बताएं तो हम अगर इसको क्लासिफाई कर लेना तो ज्यादा इजी हो जाता है कि आई क्लासिफाई माय मैनेजमेंट इनटू जनरल एंड स्पेसिफिक मैनेजमेंट। तो जनरल में वो सारी जो आईसीयू वाली बता दें, और स्पेसिफिक के अंदर वुंड केयर से लेके जो एंटीबायोटिक्स, और फिर उसके बाद जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है वो, और उसके अलावा जो है स्पैज्म को और ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी को ट्रीट करने का बता दें, तो हम स्टेप्स नहीं भूलेंगे इसके अंदर। किसी ने अभी यहाँ पर प्लाज्मा फ्रीसिस का भी जिक्र किया था, तो प्लाज्मा फ्रीसिस का क्या रोल होता है? प्लाज्मा फ्रीसिस जो टॉक्सिन लोड होता है ना सर, उसको कम करता है, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा फ्रीसिस के बारे में प्लाज्मा रिप्लेस करेंगे। प्लाज्मा फ्रीसिस कभी किसी ने करवाया है?
प्लाज्माफेरेसिस की क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं? जरा कोई एक बंदा गूगल करके बताए प्लाज्माफेरेसिस की क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं और प्लाज्माफेरेसिस कैसे करते हैं, वी विल डिस्कस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक इसका कंपोनेंट है ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का। तो ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को कैसे ट्रीट करते हैं भाई? क्या कैसे आप कैसे मैनेज करेंगे ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को? सर ये जो अगर ब्रेडी दे रहे होते हैं, एक मिनट, एक मिनट नुसरत बताओ आप, शाबाश। सर ये जो सेडेटिव दे रहे होते हैं हम आईसीयू में, तो बेसिकली ये हम इन दो, एक तो स्पैज़म्स को कंट्रोल करने के लिए दे रहे होते हैं और दूसरे जो ऑटो इम्यून इंस्टेबिलिटी हो रही होती है उसके लिए देते हैं। बट अगर पेशेंट का ज्यादा हाइपरटेंसिव या टैकीकार्डिक हो रहा है तो फिर हम उसमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जैसे इस्पेलॉल वगैरह। अच्छा, और हाइपरटेंशन के लिए क्या देंगे? सर ये बताया ना मैंने कि अगर जो है तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर उनमें हम दे सकते हैं। नहीं मतलब देखिए मेरी बात सुने, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो रही है, ठीक है, तो आपने जो जुमला बोला है ना, वो पहला उसका जुमले का सही आंसर ये है कि वी विल ट्राई टू अवॉइड एनी स्टिमुलस व्हिच कैन प्रेसिपिटेट स्पैज़म या व्हिच कैन प्रेसिपिटेट ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है। आपने डीप उसको नॉक डाउन रखना है, आपने उसको अच्छा एनाल्जेसिया देना है, आपने उसको मसल रिलैक्सेशन देनी है, और आप उसमें सिम्पैथोलिसिस कर सकते हैं विद डेक्समेडिटोमेटिन, ठीक है। तो ये बात हो गई। सर क्लोनिडीन का भी रोल है इसके अंदर। देखो आजकल के दौर में ना, आजकल के दौर में क्लोनिडीन का नाम ना ही लो तो बेहतर है, कोई फायदा नहीं है। अब तो क्लोनिडीन कहीं भी यूज नहीं होती ना, तो क्लोनिडीन की ही तो आप समझ लें कि पोती पर पोती है ये डेक्समेडिटोमेटिन, है तो वही चीज ना। तो आप डेक्समेडिटोमेटिन दो तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मतलब बेसिकली आपने ये बताना है कि कोई भी लॉन्ग एक्टिंग चीज यूजुअली अवॉइड करनी है, क्योंकि सडन उसके अंदर अदर वे अराउंड भी जा सकता है, ठीक है। इसलिए आप इसके अंदर ना यहाँ पे सिर्फ टैकियोरेथमिया तो नहीं होंगे, ब्रेडीथमियास भी होते हैं ना। मैग्नीशियम का रोल भी है सर इधर, मैग्नीशियम का रोल। बिल्कुल मैग्नीशियम देते हैं, मैग्नीशियम ना सिर्फ फिट्स के कंट्रोल के लिए होता है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है, मसल रिलैक्सेशन के लिए भी इसमें हेल्प मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली उसके मल्टी मॉडल उसका इफेक्ट है, ठीक है। तो सर पैरासिम्पैथेटिक टाइप के लिए हम डोपामिन या एड्रेनालिन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाँ मतलब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये यूजुअली जो होता है ना वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं चीजें ना। तो टैकीकार्डिया को के लिए हमने बता दिया, ब्रेडीकार्डिया के लिए आप क्या देंगे? एट्रोपिन देंगे या ग्लाइकोपाइरोलेट देंगे? सर ग्लाइकोपाइरोलेट, क्योंकि एट्रोपिन तो वो सीएनएस क्रॉस करती है, उसके अपने इतने मसले एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम और उसको मसला करेगी। तो मतलब नहीं, ग्लाइकोपाइरोलेट से बहुत ज्यादा ब्रिस्क इफेक्ट नहीं आएगा, ग्लाइकोपाइरोलेट से ग्रेजुअल इफेक्ट आएगा, रिलेटिवली लॉन्ग लास्टिंग, रिलेटिवली ऐसा होगा कि वो सस्टेन्ड होगा, ठीक है, और उससे बहुत ज्यादा ब्रिस्क इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये ज्यादा बेहतर चॉइस होगी ग्लाइकोपाइरोलेट, ठीक है। और सर इसमें हाइपोटेंसिव रिस्पांस होता है या दोनों होते हैं? देखो हाइपोटेंसिव रिस्पांस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल हो सकता सर है। इसमें जब वेगल स्टिमुलस होती है ना सर, एक टाइम आता है इसमें कि इसमें हाइपोटेंशन एंड ब्रेडीकार्डिया भी होता है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से। हाँ, लेकिन इनिशियली सर इसमें सिम्पैथेटिक हाइपरस्टिमुलेशन होती है। अच्छा अब एक क्वेश्चन बताओ, कौन बताएगा, व्हाट इज टेटनस न्यूलिटोरम? वो जो बच्चों में होती है सर, जो डिलीवर्ड बेबी होता है उसमें अगर उन बच्चों को जब टेटनस होता है तो उनको कहते हैं न्यूबॉर्न्स को, न्यूबॉर्न्स के टेटनस को। थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होगी, बताओगी? सर ये जो कॉर्ड को जो लाइगेट करते हैं और कट करते हैं उससे जो टेटनस होता है न्यूबॉर्न्स को, सर उनको मेरा कहते हैं, या मदर से होता है उसको। इसकी ट्रांसमिशन हो जाती है मदर से ना? ट्रांसमिशन जी, मदर से ट्रांसमिशन हो जाती है या वुंड की वजह से होता है? मदर्स में सर मदर से ट्रांसमिशन होती है। एक मिनट सुन लो, उनको बोलने दो जी। बोलो तैयबा या ये सॉरी राबिया बोलो।
सर उन मदर्स में जिनमें एक तो वैक्सीनेशन नहीं हुई, टेटनस टॉक्साइड नहीं मिला प्रेगनेंसी में, और दूसरा जिनको अनहाइजीनिकली डिलीवरी हुई है, उन में बच्चों में चांसेस होते हैं इसके होने के। ठीक है, इसमें हाई मोर्टेलिटी होती है। ठीक है, अच्छा एक ही सिर्फ इसमें एक दो चीजें और रह गई हैं। इसकी ना एक एल्बीट क्लासिफिकेशन ऑफ सिवियरिटी है, वो रट्टा है, वो आप देख लीजिएगा। ये आपसे पूछ सकते हैं 1 to 4 स्केल होता है और माइल्ड से लेके सीवियर तक होता है। 4 फैक्टर्स होते हैं जी सर, उसके 4 फैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर इनको कैटेगराइज करना होता है, माइल्ड, मॉडरेट, स्फेयर और वेरी स्फेयर में, जिसमें डिस्फेजिया, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, स्पैस्टिसिटी और ट्रिस्मस के Very ऊपर good. वो ग्रेडेड होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको ये फैक्टर्स पता होने चाहिए, ट्रिस्मस, जी सर, जनरल स्पैस्टिसिटी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और डिस्फेजिया। ठीक है, स्पैज्म सर, जी स्पैज्म। ऑटो इम्यून डिसेबिलिटी होती है सर वो ये होता है ना, ऑटोइम्यूनिटी स्टेबिलिटी जो है ना वेरी स्फेयर के अंदर ऐड होती है। जो आपका स्फेयर है ना, स्फेयर ग्रेड प्लस ऑटो इम्यून इंस्टेबिलिटी है ना, वो वेरी स्फेयर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इस तरह ग्रेड होती है। बस ठीक, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने इसका तकरीबन सारा ही पढ़ लिया है और टेटनस के बारे में यही। बाकी देखें, एग्जाम में रखें, ये सारी बातें आप बता देंगे। जो जर्नल केयर है वो नहीं भूलनी, जर्नल केयर बिल्कुल वैसी रहेगी, सिर्फ एडिशनल चीजें जो होंगी वो इसके हिसाब से होंगी। अर्ली आप ट्रिक्योस्मी कर लें और आप जो है वो जो तमाम जो जर्नल केयर है वो केयर है। इसके अलावा जनरल केयर के अंदर इनके अंदर जो स्पेसिफिक चीज जो जनरल केयर के अंदर है वो ये है कि इनको कूल काम डार्क प्लेस के अंदर हमने इनकी केयर करनी है, और ट्रिक्योस्मी अर्ली करके ट्रिक्योस्मी की केयर करनी है टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ARDS एंड वैप जो है ना, अच्छा, उसको बचाना। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ना खुरम जवाब देगा। खुरम, आर यू हियर? जी सर सुना। अच्छा, अब आपका अगला क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट को रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ था 2 वीक्स बैक, और अब वो प्रेजेंट किया है विद जो है ना रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर, और उसके अंदर जो है ना पहले उसको लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम हुई थी, और फिर उसके बाद जो है ना वो ग्रेजुअली वो अपर लिम्ब की भी उसको वीकनेस हो गई है। तो पहली तो बात ये है कि व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड हाउ विल यू मैनेज। इसमें मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है? सर GBS। ठीक है, अच्छा, और डिफरेंशियल में क्या क्या चीजें? उसमें असेंडिंग पैरालिसिस होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में और क्या क्या हो सकता है? सर डिफरेंशियल में दूसरे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं उनको आप उनके साथ इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लाइक ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइस्थीनिया ग्रेविस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोई पैथोलॉजी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पैथोलॉजी नहीं हो सकती? मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक इज समथिंग एल्स, और उसके बाद फॉर सम अदर रीजन न्यूरोलॉजिकल कोई भी रीजन पे, या हाइपरकलीमिया और हाइपोकलीमिया सर। हाँ, मतलब लाइक है कि कोई और रीजन हो सकती है इसमें। अच्छा, तो जीबी सिंड्रोम की में को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो जीबी सिंड्रोम को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? जी खुरम। खुरम, कोई मसला है? सर कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं कि जीबी सिंड्रोम को आप, व्हाट इज जीबी सिंड्रोम? खुरम, मेरे जीबी सिंड्रोम ये जी सर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि फ्रीक्वेंटली फॉलोड बाय किसी भी एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और इसमें असेंडिंग पैरालिसिस होता है
जो मोटर पैरालिसिस, देखो इसको इसके लिए जो इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है ना वो है एक्यूट डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है। यूजुअली सर जिशान, इसमें 3-4 सर मैं अगर आप मुझे इजाजत दें सर, इसमें सर गैलियन बारी सिंड्रोम, इसको जीबीएस जो हम कह रहे हैं, गैलियन बारी सिंड्रोम इज एक्यूट डिमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, autoimmune in origin, having feature of ascending motor weakness with sensory and motor autonomic dysfunctions. ठीक है, इसके जो डिफरेंट जो होते हैं वेरिएंट्स वो कौन कौन से होंगे खुरम, याद है वेरिएंट्स के नाम? सर वेरिएंट्स क्या मुराद? इसके डिफरेंट टाइप्स होती है ना सर। मैं अमान आसमान शस्मान हो सकता है। अच्छा एक मिनट खुरम, ये टॉपिक आपका अभी रिवाइज होने वाला है, आप ये सुनो। आप बताओ राबिया, आप बताओ। सर इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी है। इसके अंदर सर एक्यूट मोटर असेंडिंग न्यूरोपैथी है, एक्यूट मोटर सेंसरी न्यूरोपैथी है, और मिलर फिशर जो इसका वेरिएंट है वो है। देखें ये बेसिकली ये, क्योंकि ये रट्टे वाली चीज है, ये रट्टे आपको इसी तरह, ये एक है AIDP, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉली रेडिकुलो न्यूरोपैथी। जी सर, ये सबसे कॉमन है, ठीक है, ये सबसे कॉमन है। नंबर टू पे है जिसको कहते हैं अमसान, वो है एक्यूट मोटर एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, ठीक है, एक्सोनल, बिल्कुल सर। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी है वो है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, ठीक है, वो है अमान। एक अमान है, एक अमसान है, ठीक है। सबसे कॉमन AIDP है, नंबर 2 पे अमान है, नंबर 3 पे अमसान है, ठीक है। अच्छा, MCQ में ये आया था कि GB सिंड्रोम का कौन सा वेरिएंट होता है जिसके अंदर ए रिफ्लेक्सिया होता है, ठीक है, तो वो मिलर फिशर सिंड्रोम है सर, ठीक है। ये जो है ना इसमें एटेक्सिया ए रिफ्लेक्सिया ऑफ्थेल्मोप्लीजिया, तो ये मिलर फिशर सिंड्रोम होता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो जिससे मैं पूछूं वो बताएगा ताकि सबको मौका मिले। अच्छा, ये जो है इसके अंदर एक पहले जर्नलाइज मुझे ये बताएं कि कोई भी अगर न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम को डायग्नोज करना हो, ठीक है, तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ सकती है? किसको, ये कौन आंसर देना चाहेगा? हैंड रेज करें। पहले सवाल समझ गए कि कोई भी न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है उसको आपने एवेलुएट करना है। राशिद बताएं। सर इसमें हम CSF कराएंगे, CSF DR, और इसके अलावा सर हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी करा सकते हैं न्यूरोमस्कुलर डिजीज के लिए, और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे सर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब देखें, सबसे पहले जो टेस्ट कराना है वो आपने सबसे कंडक्शन स्टडीज भी करा सकते हैं। जी, एक मिनट तरतीब से देखें। कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, आप इतनी स्पेसिफिक ना जाएं। आप मुझे ये बताइए कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखने के लिए जिसमें तो आपको आम तौर पे पहले आपने तरतीब से चलेंगे ना, सबसे पहले CT स्कैन का नाम नहीं लेंगे? CT स्कैन एक मैंडेटरी सी चीज होती है, और उसके बाद जो बाकी जो कॉजेज हैं उनके अंदर आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी आ जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर, ठीक है। तो उसके अंदर आपने CT स्कैन का भी जिक्र करना है। ये मैं खाली स्पेसिफिक टू GB सिंड्रोम की नहीं मैं बात कर रहा, मैंने इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके कहा था कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम को जब आपने रूल आउट करना होता है तो उसके अंदर आप कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्पेसिफिकली अगर न्यूरोमस्कुलर पे आ जाएंगे तो उसके अंदर फिर CT क्या नाम है इसका, MRI भी आ जाएगा, नर्व कंडक्शन स्टडीज आ जाएंगी, और उसके बाद जो स्पेसिफिक अगर आप चले जाएंगे तो कोई ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज हो सकती हैं, ठीक है, ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज हो सकती हैं, और फिर आप CSF का नाम लेंगे जब आपका डायग्नोसिस इज गोइंग टुवर्ड्स GB सिंड्रोम ना, तो उसके अंदर आपको प्रोटीन्स मिलेंगी, ठीक है। सर मसल बायोप्सीज भी लेते हैं? मसल बायोप्सीज भी होती हैं,
और रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट को देखने के लिए कौन सा टेस्ट कराएंगे? वाइटल कैपेसिटी। हाँ जी, मतलब वाइटल आप उसको उसके लिए ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड जो है ना वो आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में ऑफ कोर्स आप वाइटल कैपेसिटी देखते हैं। तो आपने ये किया है और इसके अलावा सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे जी कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स या बेसलाइन टेस्ट से स्टार्ट होके फिर एमआरआई फिर सीएसएफ डीआ फिर स्पेसिफिक नर्व कंडक्शन स्टडीज पे जाएंगे, ये पैटर्न बेहतर है जो आपने स्पेसिफाई किया उसी को हम फॉलो करें? नहीं, ये बात नहीं है। देखें, आपने अभी ये लफ्ज बोला है बेसलाइन बोला है ना? जी सर। तो बेसलाइन लफ्ज को आप अपने दिमाग से निकाल दें। ठीक है, बेसलाइन मुझे एक बात बताएं कि अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल वीकनेस हो गई है, मतलब बेसिकली शायद मैं लफ्ज गलत बोल रहा हूँ, किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, तो सबसे पहले आप सबसे कॉमन चीज को पहले देखेंगे या नहीं? सबसे अगर कोई किसी को वीकनेस में सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आएगा ना कि इसको स्ट्रोक हो गया है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इसके अंदर सीटी स्कैन मेरा ख्याल है कि मे बी आई एम रॉन्ग, मैं अपनी परसेप्शन से आपको बता रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले सीटी स्कैन आता है। कोई भी वीकनेस अगर हो गई है तो सबसे पहले आप सीटी स्कैन का नाम लेंगे। ठीक है, अगर सीटी स्कैन के अंदर अगर कोई इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई वैस्कुलर ब्लीड नहीं हुआ है या इस्कीमिया नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर आप अगले स्टेप में दूसरी चीजों की तरफ चले जाएंगे। ऑफ कोर्स पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट आपको जो देखें, ये मैंने अपनी स्टेटमेंट बात करने से शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि वहां पर आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो जीबी सिंड्रोम के लिए आप ये बताएंगे कि जी अगर हम स्पेसिफिक आप जीबी सिंड्रोम के डायग्नोसिस की बात करेंगे ना, तो जीबी सिंड्रोम के डायग्नोसिस के लिए कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं है, क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर ही आप जीबी सिंड्रोम का डायग्नोस करते हैं। ठीक है, बाकी सारे सपोर्टिंग होते हैं, सपोर्टिंग आपके टेस्ट होते हैं, चाहे वो नर्व कंडक्शन स्टडीज हो, चाहे वो आपका सीएसएफ हो, चाहे वो ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो। ठीक है, तो वो आप जी एक चीज मैं ऐड करना चाह रही थी कि इसमें हम जैसे क्लिनिकली हम इसको डायग्नोसिस बनाएंगे, तो फिर हम इसको बेसिकली इसका डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है ना, तो हम चीजें करते जाएंगे और एक्सक्लूड करते जाएंगे। तो उसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कराएंगे, उसमें सीएसएफ भी कराएंगे, उसमें हम फिर नर्व कंडक्शंस भी करवाएंगे, सीटी एमआरआई भी करवाएंगे। तो सर ये साथ साथ मेरा ख्याल है सारी चीजें एक्सक्लूड होती जाएंगी हम कराते जब बिल्कुल मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब बताने का मकसद ये है कि जीबी सिंड्रोम का कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। जीबी सिंड्रोम में एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है और क्लिनिकल फीचर्स। सर इसमें एक है सर एलपी का है, वो अल्ब्यूमिन और उसका बता दिया है, वो अभी हमने डिस्कस कर लिया है, प्रोटीन। अच्छा सर सॉरी, मेरा वो नेट चला गया था तो बीच में, दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट वही है। इसके अलावा इसके अंदर अच्छा, क्या एंटीबॉडीज कोई मिलती हैं? इनकी एंटीबॉडीज जो इसके अंदर मिलती है उनका क्या नाम होता है? सर ये एंटी GDA1A, एंटी GQ1B, ये सर मिलर फिशर के लिए और अमान के लिए होती हैं, और एंटी GMI1 सर ये भी होती है सर फॉर जस्ट फॉर दी ESR और CRP भी सर वो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं बट करते हैं। इसके अलावा CKMB वगैरह भी, क्रिएटिन काइनेज भी करते होते हैं जस्ट टू। मतलब देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने वो आप उसको आगे चलते जाएंगे। बेसिकली इसके अंदर स्पेसिफिक, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जीबी सिंड्रोम का स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट कोई नहीं होता। जीबी सिंड्रोम में क्लिनिकल होता है और उसके बाद आपने जैसे राबिया ने बताया ना कि आप उसमें बाकी सारी चीजों को रूल आउट करते जाते हैं। ठीक है, कुछ चीजें इसकी मेन इसके जो है फीचर की वजह से होती हैं और कुछ इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं तो उसकी वजह से हो रही होती है। ठीक है, तो जहां पर क्रिएटिनिन काइनेज वगैरह भी हो सकता है, वहां पर इसमें रेब्डोमाइलाइसिस भी हो। जब भी मसल वीकनेस होगी ना, मसल वेस्टिंग होगी, तो उसके अंदर रेब्डोमाइलाइसिस भी हो सकता है। तो वो वाली चीजें भी हो सकती है, वो आगे चलती जाएंगी। और एंटीबॉडीज कुछ केसेस में होगी, जनरलाइज इन्फेक्ट जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं लाइक CRP या ESR, वो भी रेज हो सकते हैं जैसे आपने बताया। ठीक है, और अच्छा, अब आपने इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में क्या कुछ बताएंगे?
मैनेजमेंट तो जनरल मैनेजमेंट से स्टार्ट होगी हमारी, स्पोर्टिव फास्ट हग्स एंड बेड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा सॉरी सर, उसके बाद फिर हमारी एयरवे मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें अच्छा, हमारे एक क्राइटेरिया होता MCQ है। में एक सेकंड अब ये क्योंकि आपने भी जाहिर बात है अभी रिटर्न एग्जाम देना है, MCQ के अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि कोई सिनेरियो के अंदर चीजें होंगी, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर इंट्यूबेशन। जी सर, मैं वो बताने लगी थी कि व्हेन टू इंट्यूबेट द सर इससे पेशेंट, पहले अगर उसमें हम आपके पास कम्प्लिकेशन 3-4 कर लेते तो बातें फिर हैं। उसके लिहाज से ये मैनेजमेंट कर सकते हैं। इमरान एक मिनट सिर्फ इनको बोलने दो, अगला आप इसमें ऐड करना प्लीज। जी अच्छा सर, एक तो आपने वाइटल कैपेसिटी देखनी होती है PFT से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इट इज लेस देन 15 ml per kg और 1 लीटर से कम है, यू हैव टू इंट्यूबेट द पेशेंट। उसके बाद जो पी इंस्पिरेटरी वो जनरेट कर रहा है इंस्पिरेशन में, इफ इट इज लेस देन -30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, जो हमारी -25 से -30 होती है, यू हैव टू इंट्यूबेट द पेशेंट। अगर वो एक्सपिरेटरी फोर्स जो जनरेट कर रहा है, इफ इट इज लेस देन 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो भी आपको इंट्यूबेट करना होता है पेशेंट को। अगर पेशेंट की बल्बर इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि ही और शी इज अनएबल टू कफ और च्यू और swallow, तो फिर भी ये इंडिकेशन है टू इंट्यूबेट द पेशेंट। और अगर एक और भी क्राइटेरिया इसमें कि इफ द पेशेंट हैज ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जो कि 70% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ द GBS हैव द ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये भी एक क्राइटेरिया है टू इंट्यूबेट द पेशेंट। इसके अंदर और एक आपने जो हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने रेस्पिरेटरी फेलियर ABGs में ABGs में आपने एविडेंस होता है जो कि इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर का, और अगर आपको वो भी मिल रहा है तो यू हैव टू इंट्यूबेट द पेशेंट। ये क्राइटेरियाज हैं सर, और कोई बता दें अगर मैंने मिस मतलब किया नहीं, है। बिल्कुल आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बताया, बस एक जेन में रखें कि इंट्यूबेशन में जब भी बताए ना तो आपने कॉन्शियस लेवल को जरूर बताना है। ठीक है जी। इमरान आप क्या ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज आप बताओ। जी सर, मैं कह रहा था अगर हम पहले कम्प्लिकेशन कर लेते तो उसी लिहाज से फिर हम मैनेजमेंट की तरफ भी आ सकते थे सर, ये कह रहा था मैं। एग्जैक्टली असल में पता है जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो GB सिंड्रोम की के अंदर कुछ बातें, क्योंकि असल में सुबह हम लोगों ने किया था 2 घंटे काफी डिटेल से ICU की जनरल मैनेजमेंट, तो वो मुश्किल काम हम कर चुके हैं असल में, क्योंकि वही सारी चीजें इसमें आ जाएंगी जनरल मैनेजमेंट में। टेटनस के अंदर भी वही जनरल मैनेजमेंट है, यहाँ पर वही ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वही है, तो हमें बेसिकली कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर स्पेसिफिक जो इसके लिए जो किया जाता है वो या तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स है या वो वही जो प्लाज्मा फ्रीसिस है, ठीक है, या इम्यूनोग्लोबुलिन है। उसके अलावा बाकी सारी वही जनरल केयर है जो कि होती है। ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, वही सारी चीजें, वही शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स, वही ग्लाइकोपाइरोलेट, वही आप अगर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है तो आप ब्लड प्रेशर को के लिए आप शॉर्ट एक्टिंग। जी सर, इसमें 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रीदिंग है, बाउल ब्लैडर है और पेन है सर। हाँ जी, मतलब आपने स्टिमुलस, वही उसके अंदर वही वाली बात है कि आपने स्टिमुलस को आपने अवॉइड करना है। ठीक है सर, एक चीज मैं ऐड करूंगी एंड पे, ये सारी मैनेजमेंट के साथ इनको पेन मैनेजमेंट के साथ हमने साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देनी होती है और DVT प्रोफिलैक्सिस भी देना होता है, क्योंकि बेड रिडन होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बेड रिडन होते हैं। तो ये 3 चीजें बहुत इसमें इंपॉर्टेंट हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, DVT प्रोफिलैक्सिस और पेन मैनेजमेंट। गुड न्यूट्रिशन की मैं इसमें रिकवरी मैं बड़ी एक चीज प्रोलॉन्ग ऐड करना चाहूंगी कि ये जो हमें ये कहना चाहिए कि इट इन्वॉल्व्स बेसिकली द सपोर्टिव मैनेजमेंट इन्वॉल्व द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। फिर हम उसमें बताएंगे कि आपको इंटेंसिविस्ट को, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को, न्यूट्रिशनिस्ट को, फिजियोथेरेपिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, डाइटिशियन, नर्सिंग स्टाफ, रिहैब टीम होती है, ट्रैक केयर टीम होती है। उसके बाद अब ये सारे जो है आपके वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, ये तो जरूर बताना चाहिए हमें। हाँ, ये देखें, ये जिस तरह हमारे एनेस्थीसिया के माई बेस्ट फ्रेंड थे ना, नुसरत, कहाँ गई नुसरत? जो एनेस्थीसिया के जो माई बेस्ट मौजूद हुए। हाँ जी, जो एनेस्थीसिया के माई बेस्ट फ्रेंड थे ना, तो ये ICU के माई बेस्ट फ्रेंड ये है। ठीक है, ये आपके बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, ये सारी मैनेजमेंट जो भी तैयबा ने बताई है। ठीक है, क्योंकि सर ज्यादातर जो है वो सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है हमारी, जैसे आपने टेटनस में बता दिया, कोई इसकी अपनी कोई इतनी स्पेसिफिक नहीं होती है। तो हम इसको शुरू करें फास्ट हेड्स एंड बेड से, फिर उसकी थोड़ी सी जो स्पेसिफिक वो बताएं, फिर हम ये बताएं कि आई वुड लाइक टू इन्वॉल्व द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, जितनी भी है हमारी, सबको इन्वॉल्व करके चलें फिर हम साथ। अच्छा नुसरत, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में कुछ रोशनी डालो, कैसे देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स?
इम्यूनोग्लोबुलिन्स और प्लाज्माफेरेसिस किन किन कंडीशन में की जाती है नुसरत? सर इनमें जो प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं तो इनमें सर 4 to 6 सेशंस तकरीबन करते हैं इनमें, और इनमें सिर्फ कोलॉइड या क्रिस्टलॉइड रिप्लेस करते हैं, और तकरीबन 200 मिल्स पर केजी ऑफ प्लाज्मा जो है तो वो रिमूव करते हैं। और इसके अलावा से जो इम्यूनोग्लोबुलिन है तो वो आईवी देते हैं फॉर 5 डेज के लिए। अच्छा एक सेकंड, ये कोई इसमें ऐड करें कि प्लाज्मा फ्रीसिस की इंडिकेशंस कौन कौन सी, क्योंकि यहाँ पर वो आपसे जब आपसे टेबल वाइवे में भी वो आपसे इसमें यहाँ पर डिट्रैक हो गए, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं क्लिनिकली जिनके अंदर प्लाज्मा फ्रीसिस किया जाता है। भाई मैंने कहा था कि जरा गूगल करके बता दें। सर आपको अगर याद है तो आप बता दो। एक तो जीबी सिंड्रोम है, एक आपका टेटनस है, उसके बाद सर सिकल सेल में भी करते हैं। अच्छा सर सिकल सेल में भी करते हैं सर, ट्रांसवर्स माइलाइटिस में भी करते हैं, और सर फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमी में भी कराते हैं, एमएस में भी करते हैं कभी कभी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मास्टीनिया ग्रेविस में भी करते हैं सर। सर जीबी सिंड्रोम, मास्टीनिया ग्रेविस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, टीटीपी। ठीक है तो ये अच्छा। और उसके बाद जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स सर किस में देते हैं ये पूछना चाह रहे हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती कौन सी है, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है? आईजीजी होती है, आईजीजी होती है या आईजीएम होती है? आईजीजी सर, आईजीजी। ठीक है, आईजीजी और आईजीएम में क्या फर्क होता है? सर जी तो क्रोनिक वाली होती है, जी वाली तो क्रोनिक होती है क्योंकि उसमें जी आ जाता है, इन्फेक्शन शो एम करती है, एक्यूट वाली होती है, एम एक्यूट इन्फेक्शन, और जी जो है इम्यूनिटी शो करती है। नहीं, एक प्री फॉर्म्ड होती है और एक रिएक्शन के तौर पे बनती है, ये भी तो होता है ना। इसमें से कौन सी जो होती है जो प्रिपेयर्ड होती है, मौजूद होती है बॉडी, और कौन सी रिस्पांस पे बनती है? आईजीजी सर मेरा ख्याल रिस्पांस पे बनती है, आईजीजी रिस्पांस पे बनती है, आईजीएम प्रिपेयर्ड होती है। आईजीजी सर पहले से ही होती है, आईजीएम पहले से होती है, आईजीजी रिस्पांस पे बनती है। ठीक है, अच्छा तो ये इसकी कुछ बातें हो गई। बाकी जनरल केयर है, वो जो जनरल केयर जो हम लोगों ने सुबह डिटेल से की है, डीवीटी का प्रोफाइलैक्सिस है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, बेड सोर्स की केयर है, वेंटिलेटर के बंडल्स हैं, पैप की प्रिवेंशन है, जो है वो आईसीयू के आपने प्रॉपर उसको सिडेट करना है। अच्छा इसके अंदर ना पैरालिसिस के बारे में और सिडेशन के बारे में ना एक ध्यान में रखें बात के जो पैरालिसिस है वो कुछ कंडीशंस में जहां पर ARDS का वाले रेफरेंस से हम लोगों ने जो बात की थी ना कि जहां पर एक्यूट वेंटिलेटर पेशेंट स्टैकिंग हो रही है तो वहां पर आप यूज करें, अदरवाइज आप दूसरी मेडिसिन ऐसी यूज करें कि आपको मसल रिलैक्सेंट ज्यादा देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सिडेशन के लिए भी उसका बेसिक प्रोटोकॉल ये है कि ऑफ कोर्स देयर इज नो जनरलाइज्ड रिकमेंडेशन फॉर एनी सिडेशन। आप कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं, मिडाजोलैम, फेंटानिल, प्रोपोफोल, ठीक है, और एनाल्जेसिया और सिडेशन को आप कंबाइन कर सकते हैं। और आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप ऐसी दवाई और ऐसी चीजें यूज करें जिनका मेटाबॉलिज्म रिलेटिवली कम हो, जिनका जो है वो वीनिंग पे इफेक्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि ऐसी मेडिसिन जैसे मिसाल के तौर पे आप डायज़ेपम यूज कर रहे हैं या आप इवन आप फेंटानिल आप बहुत प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं तो फेंटानिल की एलिमिनेशन हाफ लाइफ ज्यादा होती है। ठीक है, तो इनिशियली तो वो सर्कुलेटरी उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ है इवन इट इज इक्वल टू मॉर्फिन। ठीक है, तो इसलिए अगर वो प्रोलॉन्ग इन्फ्यूजन में जा रही है और पूरा जब बॉडी का स्टोर जब भर जाएगा तो उससे भी रिकवरी डिले हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मिडाजोलैम जो है वाटर सॉल्युबल है, लो शॉर्ट एक्टिंग है, लेकिन इसका भी ये है कि इसकी भी किडनी से एक्सक्रीशन होती है, तो अगर रीनल फेलियर होगा तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कंडीशन में ऐसी मेडिसिन बेहतर हैं कि जिनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता या एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं होते, जैसे प्रोपोफोल है या जैसे डेक्समेडिटोमेडीन है। डेक्समेडिटोमेडीन का एडवांटेज ये होता है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं करता है, तो वीनिंग
वीनिंग बेहतर होता है, ठीक है। और लेकिन सर डेक्समेट भी तो हम 24 आवर्स से ज्यादा नहीं, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, और वो कहते हैं कि आपने क्योंकि ये वीनिंग के लिए यूज करें जब आपने सोच लिया कि अब आपने मरीज को उठाना है, बहुत लंबे अरसे के लिए तो यूज नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अगर आप ये कॉस्ट इफेक्टिव का आपने जो जुमला बोला है ना, अगर एक दिन भी अगर आप इससे एक्सपेडाइट कर देते हैं ना रिकवरी को, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो एक दिन के ही से ही आपकी बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो एक कॉम्बिनेशन में देते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप मल्टी मॉडल दें ताकि आपकी साइड इफेक्ट्स भी ना हो, ठीक है, और जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट्स को मिटिगेट करें, ठीक है। आप उसके अच्छे इफेक्ट्स लें और हार्मफुल इफेक्ट्स को मिटिगेट कर दें, जैसे कीटोफोल है, ठीक है, या कॉम्बिनेशन विद लाइडोकेन आईवी इन्फ्यूजन है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी की भी बात आ गई है, लेकिन इसमें आपने बेसिकली जब आपने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाकर देना है जिसके अंदर बेसिक मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया है, ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस की मेटाबॉलिज्म जी, मतलब बेसिकली एक्टिव मेटाबोलाइट्स ना हो और उसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि डेक्समेडिटोमेडिन जो है वो वीनिंग के लिए यूज होता है, तो आमतौर पे तो आपका टारगेट यही होगा ना कि आप जल्दी वीन ऑफ करें, ठीक है, तो इसलिए आप कॉम्बिनेशन में बताया जा सकता है, ठीक है। बाकी जनरल केयर के अंदर हमने बेड सोर्स की बात की थी, थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस की बात की थी, तमाम ये बहुत सारी चीजें हम सुबह डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो ना तो वो सुबह की हमारी डिस्कशन सुन ले। तो अब हम लोगों ने ये 2 टॉपिक हमारे जीबी सिंड्रोम और टेटनस तकरीबन कवर हो गया है। इसमें कोई ऐड करना चाहता है? अतीक भाई कोई ऐड करना चाहते हैं बात? Anyone wants to add anything? Then we will go to our next topic. बस सर मैं एक बात पूछना चाहूंगी सर ये सारी चीजें आपने ठीक सारी चीजें आपने ठीक बताई सर। ये इसमें एक चीज बताने की कि सर ये मतलब प्लाज्मा फेरेसिस के अंदर, इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर, और ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस हम नाम तो बुला लेते हैं, ये कुछ लोग कहते हैं ये दोनों सेम चीजें हैं, तो वो बाज़ औक़ात एग्जामिनर आपको दरमियान में कंफ्यूज करता है इसके दरमियान। तो सर ये थोड़ा सा इसके बारे में यार देखिए, मेरा इसका जरा सा लिमिटेड एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन देखो प्लाज्मा फेरेसिस के अंदर क्या करते हैं आप मुझे ये बताएं। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं प्लाज्मा, और एक नहीं है, ये तो एक पे तो इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। नहीं डॉक्टर अतीक मेरे ख्याल है कहना ये चाह रहे हैं कि दोनों का इफेक्ट सेम है, लिखा हुआ है कि दोनों का यानी कि दोनों सेम इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ना कि वो दोनों सेम हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। और सर इम्यूनोग्लोबुलिन सिर्फ आई एम सॉरी, ये मैं वो हो गया, म्यूट हो गया, मैं किसी और को म्यूट करना चाह रहा था। आप क्या बोल रहे हैं सर? ये इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना कन्वीनियंट है, उसके लिए प्लाज्मा फेरेसिस के लिए आपको डबल ल्यूमिन वगैरह डालना पड़ता है, और वो है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन ध्यान में रखें ये बात कि इसकी कितनी इफेक्टिवनेस होती है, कितना होता है, आप इंडिविजुअलाइज पेशेंट के उसमें करेंगे, ठीक है। ये ज्यादा इन्वेसिव चीज होती है, लेकिन दोनों का इफेक्ट एक जैसा नहीं, दोनों का इफेक्ट भी एक जैसा, बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा कैसे होता है मुझे बताएं जी अतीक। सर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसमें करेंगे ना प्लाज्मा फेरेसिस, इजंट इट? देखें जो आईसीयू में इस वक्त काम कर रहे हैं वो इस पे कमेंट कर सकते हैं। आई हैव लिमिटेड नॉलेज अबाउट इट, ठीक है, कि मैं आईसीयू में काम नहीं करता, इसलिए मुझे ये बात का एग्जैक्टली नहीं पता कि इसकी किस तरह से होती है। लेकिन आपको उसका देखें, मतलब लाइक ये कि आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि आपने बेसिकली एक ये भी बात आपकी ठीक है कि किस पेशेंट में आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे और किस पेशेंट में आप प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे, ठीक है। तो ये, और इसमें कितने इंप्रूवमेंट सर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन थोड़ा सा इसमें टाइम ड्यूरेशन भी होता है कि आईवी आईजीज जो होते हैं वो हम विद इन 2 वीक्स ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स से तो बेनिफिशियल होता है, और जबकि प्लाज्मा फेरेसिस जो है वो हम अप टू 30 डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इलनेस दे सकते होते हैं। ये दिस इज आल्सो अ वैलिड पॉइंट। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखिए, कोई भी आईवी आईजी जो है वो तो आपकी एनाफिलैक्सिस कर सकती है ना, तो एलर्जी की चीज है, और बाकी ओवरलोड कर सकती है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज आईजीए डेफिशिएंसी, इसीलिए आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने से पहले आईजीए लेवल्स कराने होते हैं पेशेंट। अच्छा, ये इसकी क्या रीजन क्या होती है? नुसरत आपका बहुत शोर हो रहा है माइक से। सर एनाफिलैक्सिस, एनाफिलेक्टॉइड रिएक्शन, ये जिनमें आईजीए डेफिशिएंसी होती है उसमें आप नहीं देते इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये मेरा वो लाइक आईसीयू से सीखा था मैंने।
और सर प्लाज्मा फेरेसिस के कॉन्ट्राइंडिकेशन में जो है ना कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी है उस पेशेंट में आप कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी और आपने लाइंस डालनी है ना, तो लाइंस रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आपने कोएगुलोपैथी है तो वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा था ये फ्रीक्वेंट अवेलेबल भी तो नहीं होता, अरेंज कराना पड़ता है। हाँ नहीं, लेकिन ये एग्जाम में आप यही नहीं बात बताएं, ये एग्जाम में आपको, क्योंकि देखें आपने वहां पर तो आपने आइडियल बताना है ना, आपने वहां पर आइडियल बताना है, ठीक है। तो आई अपोलोजाइज, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा इसमें लेस एक्सपीरियंस है, तो मैं इसलिए आप लोगों की जो बातें जिसने पढ़ा है या जिसने किया है वो ज्यादा रिलायबल है, ठीक है। जो मुझे तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अभी बस कर दें, ठीक है। इंशाल्लाह कल जो है ना, कल हम करेंगे डिलीरियम, ब्रेन स्टेम डेथ और पॉइजनिंग, ये मेन ये होंगे, और पैंक्रियाटाइटिस इंशाल्लाह 3 बजे, ठीक है। पैंक्रियाटाइटिस का कोई आर्टिकल तो भेजें। किसमें? पैंक्रियाटाइटिस पे सर। जी पैंक्रियाटाइटिस आर्टिकल आपको क्यों नहीं मिलते? जीआईटी के फोल्डर में है। पैंक्रियास जो है वो जीआईटी में है कि नहीं है? मैं सर भिजवा दूंगा, मैं भी सर मैं भिजवा दूंगा। पॉइजनिंग, पैंक्रियाटाइटिस, ऑर्गन डोनेशन, ब्रेन स्टेम डेथ, और चौथा मैंने क्या बोला था? डिलीरियम। ओके जी, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैं बार बार याद करा देता हूँ, ये जूनियर्स जो है ना, थोड़ा सा आप लोग सब्र कीजिए, ये इन लोगों को फारिग कर दें, ये वाइवे वालों को, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों की प्रायोरिटी होगी। और मैं असल में, आप लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं करते ना इसमें इस वक्त, अगर जूनियर ग्रुप के कोई लोग मौजूद हैं तो उनसे मैंने, कुछ लोगों को मैंने टॉपिक्स दिए थे, वो सब भाग गए, इन्होंने किसी ने वो टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया, तो ये इस वजह से फिर मेरी लिमिटेशन है। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।